नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल लॉ स्टडी विथ आशु पर स्वागत है। आज विधि के अध्ययन के साथ आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट है। परिभाषा खंड के साथ साथ इसको पढ़ने का तरीका भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक्ट का स्ट्रक्चर क्या है और उसके बाद हम लोग परिभाषा खंड और आगे भी सेक्शन वाइज केसेस के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। अच्छी जाती है। तो सबसे पहले आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये देखिए। 1872 का जो एक्ट है उस समय ये आज़ादी से पहले का एक्ट है। तो उस समय इनएक्ट ये अनुमति किसकी मिली थी? तो उस समय वायसराय की अनुमति मिली थी 1872 में। ठीक है, तो 25 अप्रैल 1872 को ये इनएक्ट हुआ था, यानी कि अनुमति प्राप्त हुआ था। यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है दे देगा, 4 ऑप्शन देगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नंबर 9, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नंबर 8 और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नंबर 10, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नंबर 20। तो इसमें से कौन सा सही है तो आपको लगाना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, एक्ट नंबर 9 है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, ये भी पूछा जाता है। तो एक्ट नंबर 9 है, ये ज़रूर याद कर लीजिए। दूसरा यहाँ आपको बताते हैं कि ये इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य का देख लेते हैं। उद्देश्य क्या कह रहा है कि 2 शब्द ही इसमें पढ़ना है, जैसे परिभाषित और संशोधित। यहाँ देखिए समेकित शब्द नहीं रखा गया है, क्योंकि ये पार्टिकुलर ये जो एक्ट है कुछ चीज़ें अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, कुछ चीज़ें छोड़ दिया है। जैसे कि समेकित वहाँ शब्द रखा जाता है, जैसे सारे चीज़ इकट्ठा कर ले सब एक्ट। जैसे यहाँ देख लीजिए क्यों समेकित यहाँ शब्द नहीं रखा है, हम बता देते हैं। जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये अपने आप में 1930 अलग एक्ट है। ठीक है, तो इसलिए समेकित नहीं अलग हो गया। जैसे पार्टनरशिप एक्ट हो गया 1932 का, तो ये भी अलग हो गया। तो अलग होने से ये समेकित नहीं करता है, सबको समेटता नहीं है। अलग अलग पार्ट में अलग अलग अधिनियम है, इसलिए यहाँ सिर्फ 2 शब्दों को रखा गया है। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट जब पढ़ेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट, तो उसमें देखिएगा अमेंड और डिफाइन, अमेंड, डिफिनेशन एंड कंसोलिडेशन, तीनों शब्द रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ आपको पढ़ना क्या है, परिभाषित और संशोधित करना, सिर्फ कंटेंट में शब्द को रखा गया है। शायद आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक्ट लागू कब हुआ था? 1 सितंबर 1872 को ये लागू हुआ था। ठीक है, इसमें देखते हैं छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको आप नोट डाउन जरूर करिए। और अगर नहीं नोट कर रहे हैं तो इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए, आपको याद हो जाएगी। इसमें टोटल सेक्शन चैप्टर कितने हैं? तो इसमें टोटल चैप्टर 11 है। ठीक है, इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं? तो इसमें टोटल सेक्शन 238 है। अभी फिर इसमें और चीज़ बताते हैं, ये 238 है, लेकिन जब चैप्टर 11 पढ़ेंगे तो 11 है 239 से 266 तक है। तो फिर हम 238 क्यों बताएं? 238 लिए बताएं कि चैप्टर 11 जो है वो रिपील कर दिया गया है, और ये रिपील के करने की वजह से हम लोग कहाँ तक पढ़ते हैं? 238 तक ही पढ़ते हैं, तो यानी चैप्टर 10 तक ही पढ़ते हैं। आइए देखते हैं, चैप्टर 7 जब रिपील किया गया, जब चैप्टर 7 रिपील किया गया तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट से जितने रिलेटेड शब्द, ये जो चीज़ें थी रिलेट होती थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर 7 से, वह अलग करके सेल ऑफ गुड्स एक्ट बनाया गया जो 1930 का है। ठीक है, इसीलिए चैप्टर 7 को रिपील किया गया। चैप्टर 11 को रिपील किया गया तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें थी रेगुलेट होने लगा। पार्टनरशिप एक्ट वो 1932, तो ये जब एक्ट बना तो चैप्टर 11 को रिपील कर दिया। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि हम क्या बताना चाहते हैं और ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गलती होती है एग्जाम में, ये चीज़ें पूछी भी जाती हैं, तो इसे आप नोट डाउन भी कर लें और इसे 1 से 2 बार वीडियो को भी देखें, याद हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, संक्षिप्त नाम क्या है इस एक्ट का। तो शॉर्ट टाइटल वही भारतीय संविधान नियम 1872 कहा जाएगा। इसका विस्तार क्या है? तो विस्तार आपको पता ही है, पहले जम्मू कश्मीर को छोड़ देता था, लेकिन अब 31 अक्टूबर 2019 से इंक्लूड कर लिया। इंक्लूड का मतलब यहाँ भी इम्प्लाई, यहाँ भी प्रवृत्त यानी कि इन्फोर्स यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी होगा। ठीक है, अब यानी कि अब एक्सेप्ट जो छोड़ के बात करता था अब वो शब्द नहीं रहा, अब पूरे संपूर्ण भारत में होल ऑफ इंडिया
पे लागू होगा। ठीक है, आगे देखते हैं निर्वचन खंड। एक चीज़ यहाँ बता दें, जो इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट है वो चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो चैप्टर सेक्शन 3 से स्टार्ट होता है। सेक्शन 3 से 9 तक जो है वो चैप्टर 1 है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो सेक्शन 1 और 2 है ये चैप्टर में इंक्लूड नहीं है। ये क्या है, प्रिलिमिनरी है, यानी कि प्रारंभिक जो बताया गया है। जो चैप्टर है वो 3 से स्टार्ट हुआ है, धारा 3 से स्टार्ट हुआ है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए, प्रिलिमिनरी हम लोग पढ़ लिए, सेक्शन 2 पढ़ते हैं। सेक्शन 2 में क्या दिया है, यहाँ देखिएगा, सेक्शन 2 में निर्वचन खंड दिया है। निर्वचन खंड, इंटरप्रिटेशन क्लाज। इंटरप्रिटेशन क्लाज क्या होता है, तो देखिएगा नॉर्मली हर एक्ट में भी देता है, सेक्शन 2 में डिफिनेशन क्लाज देता है, तो वही यहाँ देखिए निर्वचन खंड दिया है। तो हम लोग इसे डिफिनेशन क्लाज जो है, इंटरप्रिटेशन क्लाज है, उसको हम लोग डिफिनेशन क्लाज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें डिफिनेशन दिया हुआ है, तो डिफिनेशन क्या क्या है वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। डिफिनेशन यहाँ देखते हैं, सबसे पहले यहाँ देखिए प्रपोजल। प्रपोजल जो है प्रस्तावना, प्रस्ताव रखना। तो प्रस्तावना की परिभाषा 2A में है। ये भी पूछी जाती है, जो प्रस्तावना की परिभाषा है वो किस में है, तो 2A में है। ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। प्रस्तावना क्या है, तो आइए हम लोग इसे पढ़ते हैं। जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से विरत रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करे, तब वह प्रस्तावना करता है, ये कहा जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हम लोग समझे, जब कोई व्यक्ति, जैसे ए और बी, ये और बी दो व्यक्ति हैं, तो ए ने इसे प्रस्ताव रखा, ए ने बी से प्रस्ताव रखा, क्या रखा कि कोई काम करना है या नहीं करना है, जो चीज़ें कर रहा है इससे एक्सेप्ट ये करे या ना करे, इसके ऊपर है, बी के ऊपर, लेकिन ये अपना प्रस्ताव रख दिया, ये चीज़ें आपको करना है या नहीं करना है, या करने की रजामंदी है कि नहीं है, ये अपनी शर्त है, अपनी चीज़ें रख रहा है, प्रस्ताव रख रहा है। अब बी है कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन प्रस्ताव किसने रखा है, ए ने रखा है। उसी प्रस्तावना को परिभाषित यहाँ करता है 2A में, क्या है, प्रस्तावना। आइए आगे देखते हैं, आगे है 2B। 2B में क्या है, तो 2B में प्रोमिस की बात करता है। क्या है, प्रोमिस। 2B में प्रोमिस। प्रोमिस क्या है, तो प्रोमिस यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए हम एग्जाम्पल बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ए बी है, दो व्यक्ति हैं, ए ने इसे क्या किया, प्रस्ताव किया, प्रस्तावना किया, बी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। अगर बी ने एक्सेप्ट कर लिया, बी ने क्या किया, यहाँ देखिए एक्सेप्ट कर लिया, ये एक्सेप्ट करने की वजह से जो एक्सेप्ट किया है, तो ए का दिया हुआ प्रस्ताव अब ये प्रॉमिस बन जाएगा। इसका ए का दिया हुआ प्रस्ताव जो था, अब वो बी के प्रति ए का ये प्रॉमिस बन जाएगा, वही उसी का परिभाषा यहाँ दे रहा है। तो ये चीज़ें एग्जाम्पल से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ रोक के या पीछे करके वीडियो जरूर देखिए, समझिए कि हम बताने की क्या कोशिश की। ठीक है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2C में 2C पढ़ते हैं। तो 2C को दोनों व्यक्ति जो हैं उन दोनों को यहाँ बताया गया कि कौन क्या कहलाएगा। तो जो प्रपोजल दिया था, प्रस्थापना किया था, उसको वचनदाता कहा जाएगा। फिर आपको हमने यहीं बता देते हैं, वैसे बताए हैं हम आपको कि ए ने बी से प्रपोजल दिया था, प्रस्थापना किया था, तो बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये प्रॉमिस हुआ है, तो ये ही जो है तो ये वचनदाता कहलाएगा, क्योंकि ये दिया था और बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये वचनदाता कहलाएगा बी के प्रति। ठीक है, आइए, और जिसने एक्सेप्ट किया उसको क्या कहते हैं, तो वचन ग्रहीता कहलाएगा। ठीक है, वचन ग्रहीता कौन कराएगा, तो बी कहलाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आते हैं सेक्शन 2D में क्या कहा गया, तो सेक्शन 2D में कंसीडरेशन क्या अर्थ है, तो कंसीडरेशन मतलब होता है प्रतिफल। ये हिंदी है, ये मत कहिए उसका मतलब हम बता रहे हैं, मीन्स क्या होता है, इंग्लिश उसका कंसीडरेशन है और हिंदी प्रतिफल है। तो प्रतिफल को देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, जबकि वचनदाता की वांछा पर वचनग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से विरत रहता है या करता है या करने से विरत रहता है या रहने का
या रहने के लिए प्रवृत्त रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य या प्रवृत्त या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाएगा। ठीक है, वैसे पढ़ने में तो एक एक चीज़ बार बार आ रहा है, तो फिर वो सबका अर्थ अलग अलग है, लेकिन पढ़ने में थोड़ा ध्यान ही सतर्कता बरतेंगे तो समझ में जरूर आएगा। आइए, सेक्शंस परिभाषा तो अंदर से पूछने की कोशिश इतना नहीं की जाती है। सबसे पहले हम लोग को इम्पोर्टेंट ये है कि पहले सेक्शन ही याद हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो 2D में कंसिडरेशन की परिभाषा दी गई है। आइए 2E में क्या दी है, तो E में एग्रीमेंट, करार की परिभाषा दी गई है। तो करार को थोड़ा सा एक बार बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक समवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, वही करार कहलाता है, एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट यानी ये ई में परिभाषित है, 2E में। आइए 2F में क्या परिभाषित है, जो हिंदी है H, 2H में क्या परिभाषित है, 2H रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ठीक है, इसको व्यतिकारी वचन हिंदी में कहा जाता है। वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हो, व्यतिकारी वचन कहलाता है। ठीक है, आइए अपने शब्दों में हम यहाँ लिखे हुए हैं, आपको बता दें। पारस्परिक वचन दोनों पक्षकारों के बीच जो एक दूसरे को वचन देते हैं, वही वहाँ व्यतिकारी वचन कहलाता है। आइए अगला देखते हैं। अगला है 2G। 2G मतलब 2 6 में क्या परिभाषित है, तो यहाँ G में है वाइड एग्रीमेंट। 2G में वाइड एग्रीमेंट। तो 2G में वाइड एग्रीमेंट का क्या अर्थ कह रहा है, वह करार जो विधिता परिवर्तनीय न हो, शून्य कहलाएगा। मतलब जो लॉ द्वारा इन्फोर्सिएबल ना हो, वो क्या होगा, वाइड एग्रीमेंट कहलाएगा। ये G में है। आइए H में, तो यह H ही तो इसका आधार है। कॉन्ट्रैक्ट का परिभाषा कहाँ दिया गया है, तो 2H में परिभाषित किया गया है। 2H में कॉन्ट्रैक्ट को परिभाषित किया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट कहते किसको है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, जो भी करार होगा वो विधि द्वारा परिवर्तनीय होगा, और विधि द्वारा परिवर्तनीय है तो फिर संविदा है। तो संविदा को कहाँ परिभाषित की गई है, 2H में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं 2H के बाद आई में देखते हैं। तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, मतलब पहले वाइडेबल है, उसके बाद वाइड है। इसमें देखिए ये कंफ्यूज होता रहता है G, I और J में। कभी पूछ देगा वाइड कॉन्ट्रैक्ट, कभी पूछ देगा वाइड एग्रीमेंट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड एग्रीमेंट, बीच में है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वाइड एग्रीमेंट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है 2I में, और वाइड एग्रीमेंट 2G में, और 2G में वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। आइए देखते हैं 2I क्या कहता है। वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, किंतु अन्य पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, शून्यकरणीय संविदा कहलाएगा। ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। और जो जे है उसमें क्या कहता है, जो संविदा विधिता परिवर्तनीय नहीं रह जाती, वह तो शून्य हो जाती है जब वह परिवर्तनीय नहीं रह जाती। ठीक है, तो इस तरह आप लोग को परिभाषा खंड सेक्शन 2 में है, ABCDEFGHIJ, इतनी परिभाषा है। जो 10 जो आपको फिर हम एक बार रिकॉल कर देते हैं। ए में प्रपोजल, बी में प्रॉमिस, ठीक है, सी में कंसिडरेशन, डी में नहीं, सॉरी, सी में कंसिडरेशन नहीं है, ए में प्रपोजल, बी में प्रॉमिस, सी में इन दोनों को बताया गया है कि जो प्रपोजल दे रहा है उसको क्या कहेंगे, जो एक्सेप्ट करेगा उसको क्या कहेंगे। डी में कंसिडरेशन है, सी में क्या है, कंसिडरेशन है। ठीक है, आइए ई में क्या है, तो एग्रीमेंट है। एफ में क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, मतलब व्यतिकारी वचन है। जी में क्या है, तो फिर वही बताए वाइड एग्रीमेंट है। एच में कॉन्ट्रैक्ट है, आई में वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, और जे में वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार परिभाषा खंड को हम लोग देखें। आइए अगला देखते हैं। अब चैप्टर नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है। तो चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या चीज़ें हैं,
तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, ये तीनों शब्द यहाँ जो है ये प्रपोजल के बारे में बता रहा है। तो ये सेक्शन 3 में है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ सारी चीज़ें तीनों को सिर्फ बताया गया है कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, एक्सेप्टेंस क्या है, रिवोकेशन और प्रपोजल का क्या तरीका है, ये चीज़ें 3 में सिर्फ बताया गया है। उसके बाद 4 में क्या, 5 में और 6, 7, ये मूल आधार ये 3 बनाया गया। जैसे कि एविडेंस एक्ट में पढ़ेंगे तो सेक्शन 5 जो कहता है वो सिर्फ वहाँ बताता है कि क्या रेलिवेंट होगा। ठीक ठीक उसी तरह सेक्शन 3 यहाँ सिर्फ यही बता रहा है। आइए 3 को पढ़ते हैं। प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण, रिवोकेशन को प्रतिसंहरण कहते हैं। प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रस्थापनाओं की प्रतिग्रहण और प्रस्थापनाओं तथा प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण क्रमशः प्रस्थापना करने वाले, प्रतिग्रहण करने वाले या प्रतिसंहरण करने वाले पक्षकार के किसी ऐसे लोप या कार्य से हुआ हो समझा जाता है जिसके द्वारा वह ऐसे प्रतिस्थापना, प्रतिग्रहण, प्रतिसंहरण को संसूचित करने का आशय रखता हो या जो उसे संसूचित करने का प्रभाव रखता हो, प्रयास कर किया हो। ठीक है, तो ये सिर्फ बता रहा है, ये तीनों शब्दों को यहाँ सेक्शन 3 में बताया गया है। बस इतना जानिए। आते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या कहता है, अब यहीं से आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी। संसूचना कब संपूर्ण हो जाती है, संसूचना कब संपूर्ण हो जाती है, मतलब कब पूर्ण माना जाता है। जैसे प्रस्थापना किया ए ने बी से, तो किसके प्रति कब पूर्ण माना जाएगा, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। आइए हम लोग इस पर थोड़ा एग्जाम्पल से ही समझेंगे, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। प्रस्थापना की संसूचना तब पूर्ण होती है जब प्रस्थापना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिसे वह की गई है। जैसे कहना क्या चाहता है, इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल, जैसे ए ने बी से क्या किया, प्रस्थापना किया, तो ये तो इससे प्रस्थापना किया, तो प्रस्थापना किया तो आखिर बी को मालूम चला ना कि इसने हमें प्रपोजल दिए हैं, तो प्रपोजल ये मान लिया जाएगा कि इसके बी के ज्ञान में आ गया, तो प्रपोजल मान लिया जाएगा कि ये जान गए हैं प्रपोजल के बारे में। ठीक है, ये बताता है। दूसरा, प्रतिग्रहण की संसूचना, तो प्रतिग्रहण कैसे, जैसे ए ने बी से किया था, तो ए ने बी से किया था, बी को ज्ञान में आ गया तो मान लिया गया कि ये जान गया। लेकिन जब बी एक्सेप्ट करते हैं तो कैसे मान लिया जाएगा ए कि ये एक्सेप्ट किया है, तो इसके लिए देखते हैं। प्रस्थापना के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उसके प्रति इस प्रकार पोषण के अनुक्रम में, मतलब कि बिजनेस के जो समय अनुसार होता है उसके अनुसार बात कर रहा है, पोषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह प्रतिग्रहिता की शक्ति से बाहर हो जाए। जैसे ए ने बी से प्रपोजल किया था और ये ज्ञान में आ गया तो प्रस्थापना मान गया और ये एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके शक्ति से अगर बाहर निकल गया, भले इसके पास ना पहुंचा हो, ये ना जानकारी रखा हो, लेकिन इसके शक्ति से बाहर निकल गया तो मान लिया जाएगा कि इसने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, बी की शक्ति से बाहर निकल गया तो आइए। प्रतिग्रहिता के विरुद्ध तो सब तब संपूर्ण हो जाती है जब प्रस्थापक के ज्ञान में आ जाता है। यहाँ देखिए, अब ये सेकंड लाइन क्या कहता है, ए ने बी को प्रपोजल दिया, बी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके प्रति कब माना जाएगा कि एक्सेप्ट, ये कब जानेगा कि हम एक्सेप्ट कर लिए हैं, बी को अब मान लिया गया, इसके शक्ति से बाहर निकल गया तो। लेकिन जब इसके विरुद्ध के बाद किया जाएगा तो कैसे मालूम चलेगा कि बी ने एक्सेप्ट किया, जब इसके ज्ञान में आ जाता है तो ये मान जाएगा कि बी ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये सेकेंड लाइन कहता है। ठीक है, आगे आइए देखते हैं आगे। प्रतिसंहरण की संसूचना, प्रतिसंहरण की संसूचना मतलब क्या है, तो प्रतिसंहरण, हिंदी तो देखिए टेढ़ा तो है पर समझते हैं इसका क्या है, तो इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। रिवोकेशन की बात करता है। ठीक है, प्रतिसंहरण, यहाँ देखिए, दी कम्युनिकेशन ऑफ ए रिवोकेशन इज कंप्लीट, कब माना जाएगा, तो यहाँ हम पढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है, उसे करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उस व्यक्ति के प्रति जिससे प्रतिसंहरण किया गया हो इस प्रकार पारेषण, मतलब भेजना, देखिए हम वहाँ लिखे भी हैं, पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह उस व्यक्ति के शक्ति से बाहर हो जाए।
जो उसे करता है। यहाँ देखिए पैराग्राफ 2 है और पैराग्राफ 1 है, तो पहले एक को हम लोग समझ जाते हैं एग्जाम्पल से, उसके बाद 2 को भी समझेंगे। उसने करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब उस व्यक्ति के प्रति जिससे रिवोकेशन किया गया हो इस प्रकार भेजने के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह उस व्यक्ति की शक्ति से बाहर हो जाए, उसे कहा जाता है। यहाँ देखिए ए बी ये प्रस्तावना किए थे, ये एक्सेप्ट किए थे, इनके एक्सेप्ट करने की वजह से ये प्रॉमिस बन गया था। इनको वचनदाता कहते हैं, इसको वचनग्रहीता कहते हैं। ये सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं ये रिवोकेशन कैसा माना जाएगा। तो रिवोकेशन जैसे ए है बी है, अगर इनको रिवोकेशन करना है तो इनके शक्ति से अगर बाहर निकल गया तो रिवोकेशन माना जाएगा इनके प्रति, ठीक है। वहीं ए और बी है, अगर ये इन्होंने इनसे रिवोकेशन करना चाहते हैं तो इनके शक्ति से बाहर निकल गया तो इनके प्रति अपने प्रति मानेंगे कि हमारी शक्ति से बाहर गया, हमने रिवोकेशन कर दिया। आगे देखते हैं उस व्यक्ति के विरुद्ध जिससे प्रतिसंहरण किया गया है तब संपूर्ण हो जाता है जब उसके ज्ञान में आ जाती है। यहाँ देखिए सेकेंड लाइन क्या कहता है, ए और बी इन्होंने तो रिवोकेशन किया है बी से, इनके शक्ति से बाहर निकल गया, रिवोकेशन माना है, लेकिन जब इनके ज्ञान में आ जाता है तब इनके विरुद्ध माना जाएगा कि ये रिवोकेशन हुआ है। ये समझ लीजिएगा। फिर से बी अगर किया है तो इन्होंने तो अपनी शक्ति से बाहर निकल गया तो इनको लग गया कि हम रिवोकेशन करते हैं, लेकिन जब इनके एक ज्ञान में आ जाए तब इनके विरुद्ध ये माना जाए कि रिवोकेशन हो गया, ठीक है। तो इसमें दृष्टांत भी दिया है, इसको पढ़ लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में ये जो दृष्टांत दिया है इसी को उठा के दे देता है, क्वेश्चन बना देता है। क अमुक कीमत पर ख को गिरवी बेचने का वचन द्वारा प्रस्तावना करता है, ठीक है। प्रस्तावना की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब ख को पत्र प्राप्त होता है। जैसे यहाँ देखिए ये जो फर्स्ट में हम लोग अब पढ़े हैं उसके बारे में दे रहा है, प्रस्तावना कब पूर्ण होता है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह आज हम लोग ये सेक्शन 4 तक ही पढ़े, इसके आगे के सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और कमेंट के माध्यम से कोई भी क्वेरी या सुझाव और शिकायत हो तो ज़रूर बताएं, उसे सुधार करने की कोशिश करेंगे, और आपका क्वेरी होगा तो उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो ढेर सारा प्यार बनाए रखें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।